आज हम अपने द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी वाकई हमारे देश के लाल थे। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में देश ने समृद्धि की ऊंचाइयों पर चढ़ना आरंभ किया और उनकी ऐसी ऐसी नीतियां थीं, तमाम ऐसी नीतियां उन्होंने चालू की, तमाम ऐसी योजनाएं कार्यक्रम चालू किया जिनका बाद के राजनीतिक दल या उनके बाद आने वाले राजनेताओं ने जिनका खूब लाभ लिया और अपनी योजनाएं कहकर उनको खूब प्रचारित किया और उनका लाभ अर्जित किया, जिसमें हरित क्रांति, परमाणु ऊर्जा और ऐसे तमाम कार्यक्रम शामिल हैं जो स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने शुरू किया था। वो हमारे देश को रूस या अमेरिका जैसे देशों की बैसाखी की तरह न विकसित करके एक आत्मनिर्भर विश्व शक्ति के रूप में विकसित करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिया था। उनके इन कार्यक्रमों से चिंतित होकर अमेरिका ने उनको धमकी दिया कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। और किसी योजना के तहत भारत को वो गेहूं की सप्लाई किया करते थे, क्योंकि भारत में खाने योग्य पर्याप्त अनाज पैदा नहीं होता था और काफ़ी बड़ी जनसंख्या भूखी रह सकती थी उस आयात के रुक जाने पर। और कहते हैं वह गेहूं इतनी ख़राब क्वालिटी का होता था, इतनी शर्मनाक बात थी यह कि अमेरिका में सुअर उसको खाने से मना कर देते थे। वह गेहूं अमेरिकी, ये धूर्त और दुष्ट अमेरिकी हम भारतीयों को खाने के लिए भेजा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने जब यह जाना तो उन्होंने उनको दुत्कारते हुए कहा कि तुम इसको रख लो, हमें यह अनाज नहीं चाहिए। हम जीवित रहेंगे तो स्वाभिमानपूर्वक आत्मसम्मान के साथ जीवित रहेंगे, अन्यथा गर्व के साथ मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा यह सुअरों वाला अनाज हम नहीं खाएंगे। और उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने शोध करवाया और फिर भारत में पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता का गेहूं पैदा हो, इसके लिए शोध आरंभ करवा दिया और परमाणु कार्यक्रमों की भी शुरुआत कर दी। अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ता था और फिर इसी समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के फलस्वरूप भारत में काफ़ी गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि अमेरिका गेहूं की सप्लाई करना बंद कर चुका था। भारत में उस समय पर्याप्त मात्रा में अनाज सबके लायक था नहीं, सबको उपलब्ध कराया जा सके इतना अनाज उस समय भारत में था नहीं। और अमेरिकी जैसे देशों की सहायता पर पाकिस्तान भारत पर हमला कर दिया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री डरे नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए, अगर कोई हमको परमाणु बम या पैटर्न टैंकों के जोर पर धमकाना चाहता है तो हमारा जवाब भी यही होगा, उसको हम भी उसी की भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में हमसे बात करता है। और उन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए जय जवान जय किसान का नारा दिया और उन्होंने देशवासियों से अपील किया कि हमारे पास चूँकि पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं है, इसलिए सभी देशवासियों से हमारी अपील है कि सभी लोग सप्ताह में 1 दिन का उपवास किया करें। और भारतवासियों ने अपने प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए 1 दिन का उपवास रखना शुरू कर दिया। और उस युद्ध में हमारे जवानों को ऐसी अपूर्व ऊर्जा मिली हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में कि उन्होंने सफल दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और संसार में इकलौती ऐसी विजयों में से है जिसमें दुश्मन देश के 1 लाख से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था और भारतीय सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई थी। पूरा पाकिस्तान समझ लीजिए 75% पाकिस्तान भौगोलिक रूप से भारत के अधीन हो चुका था और उसकी बहुत बड़ी सैन्य बल 1 लाख बहुत बड़ी सैन्य शक्ति होती है। उस समय 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, भारत के आगे हथियार डाल दिया, सरेंडर कर दिया। यह भारत की एक अभूतपूर्व विजय थी। इसके बाद फिर शुरू होता है कूटनीतिक और राजनैतिक कुचक्र। भारत के अंदर रहने वाले कुछ देशद्रोही जिनको लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत की यह उपलब्धि फूटी आँख भी समा नहीं रही थी, फूटी आँख भी सुहा नहीं रही थी, और कुछ विदेशी ताकतें जिनमें अमेरिकी CIA, रूस या रूसी KGB या पाकिस्तान की ISI या किसी को भी कहा जा सकता है, इन लोगों ने मिलकर दबाव डालना शुरू किया कि लाल बहादुर शास्त्री को पाकिस्तान से सुलह समझौता करना चाहिए। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नहीं दबे। तब हमारे देश के अंदर बैठे हुए तमाम सेकुलर टाइप के लोगों ने इन पर दबाव डालना शुरू किया कि आपको पाकिस्तान से बात करना ही चाहिए। जब हमारे देश के अंदर से बहुत ज़्यादा यह दबाव बढ़ने लगा तो वो पाकिस्तान से वार्ता करने के लिए राज़ी हुए और पाकिस्तान जाते समय उन्होंने कहा प्रेस द्वारा पूछे जाने पर कि आप वहाँ के नेता से कैसे बात करेंगे। तत्कालीन पाकिस्तानी समकक्ष से
समझौते के लिए रूस के ताशकंद जाते समय प्रेस ने जब लाल बहादुर शास्त्री जी से पूछा कि आप उससे कैसे बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री उनसे डील डॉल में काफ़ी लंबा चौड़ा था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री मुझसे सिर झुकाकर बात करेगा और मैं उससे सिर उठाकर बात करूंगा। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी रवाना हुए और ताशकंद में समझौते के लिए गए। वहाँ पे फिर ताशकंद में समझौता किया गया। यह बहुत ही विपरीत समझौता था और इसमें भारत द्वारा जीते गए सभी भौगोलिक प्रदेश पाकिस्तान को वापस कर दिए गए और उनके सारे सैनिकों को वापस कर दिया गया और पाकिस्तान पर इसके लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया और ना ही उससे इस तरह की कोई शर्त पे साइन कराया गया कि वह भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेगा या फिर भारत में भविष्य पर हमला नहीं करेगा। और ऐसी भारत को इस समझौते में किसी भी तरह का कोई भी लाभ नहीं था और इस समझौते के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है। एक हैं इतिहासकार अनुज धर। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय मृत्यु से जुड़े प्रकरणों पर बहुत काम किया है और उन पर बहुत अच्छी पुस्तकें लिखी है और उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है लाल बहादुर शास्त्री के प्रकरण पर भी उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। यह पुस्तक है शास्त्री के साथ क्या हुआ था। यह पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई है योर प्राइम मिनिस्टर इज़ डेड के नाम से और इसका संभ्रांत मिश्रा ने अनुवाद किया है शास्त्री के साथ क्या हुआ था के नाम से और यह लाजवाब पुस्तक है। यह पुस्तक शास्त्री जी के ताशकंद समझौते के समय घटित हुई घटनाओं और परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करती है। उस समय के लोग और उस समय के उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स, इन सब का गहन अध्ययन करती है और उसके बाद एक इनमें इसको क्रमबद्ध रूप से ऐसा जोड़कर इसका विश्लेषण उपस्थित करती है कि पढ़कर दिमाग वो हो जाता है। यह पुस्तक लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा पाकिस्तान से ताशकंद में किए गए समझौते के दौरान घटित घटनाओं और उपलब्ध तथ्यों, आंकड़ों और डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत अच्छे ढंग से अनुसंधान करती है और उनको क्रमबद्ध रूप से इस तरह से जोड़ती है कि पढ़ने वाला आराम से अंदाज़ा लगा सकता है कि इसके पीछे किसका हाथ हुआ होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी की इस रहस्यमय मृत्यु के पीछे किसका हाथ हो सकता है। हम आश्चर्य होता है जब सोचते हैं आज जस्टिस लोया या ऐसे जैसे किसी की मृत्यु होने पर लोग हल्ला मचाने की सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और कहते हैं कि उनके घर वाले कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, इस पे जांच होनी चाहिए, दुनिया भर की नौटंकी करते हैं, ये जांच होनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु होती है और उनके परिवार वाले कह के थक जाते हैं कि इस पे एक जांच होनी चाहिए, लेकिन इन पे कोई इंक्वायरी कमीशन भी नहीं बैठती है, किसी भी तरह की कोई जांच नहीं कराई जाती है तत्कालीन सरकार के द्वारा। यह अजीब बात है। लाल बहादुर शास्त्री जी संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र के दूसरे प्रधानमंत्री थे। वह समझौते के लिए विदेशी भूमि में जाते हैं ताशकंद में, वहाँ पर समझौता होता है और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो जाती है। यह अजीब बात है। इन सब पे उनका पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता है और भी इस पुस्तक में ऐसे ऐसे तथ्य दिए गए हैं जिनको पढ़कर दिमाग भरना जाता है। एक हैं फिल्म निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री। उन्होंने इस पुस्तक को आधार बनाकर एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है द ताशकंद फाइल्स। यह फिल्म भी देख सकते हैं। अगर आप इस मोटी चौड़ी पुस्तक को पढ़ने में असुविधा महसूस करते हैं तो आप उस फिल्म को भी देखकर इसमें वर्णित तथ्यों को जान सकते हैं। यह फिल्म भी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट है और अकाट्य तथ्यों पर आधारित है, जिसमें से ज़्यादातर लगभग सभी तथ्य इसी पुस्तक से लिए गए हैं। हिंदी अंग्रेजी में जो पाठक इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो इसका सारा विवरण और ख़रीदने का डिटेल ई बुक या प्रिंटेड फार्म में हिंदी और अंग्रेजी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ। यह बहुत अच्छी पुस्तक है और इसको पढ़ने के बाद में मैं कहता हूँ आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। ऐसे तथ्यों का वर्णन किया गया है और आपको इन राजनीतिक षड्यंत्रों पे इतना क्रोध आएगा जिसको हम कह नहीं सकते। लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे प्रधानमंत्री थे कि अगर वो शायद अपना पूरा जीवन पूरा कर पाते तो भारत आज विश्व शक्ति होता। मैं जब भी कभी सोचने बैठता हूँ तो ऐसे 3 लोग मेरी निगाह में आते हैं जो अगर भारत का नेतृत्व कर पाते आज़ादी के बाद में तो आज भारत अमेरिका या रूस की तरह विश्व शक्ति होता और ये देश बहुत बौने होते हमारे सामने। इनमें से पहले नंबर पर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये अगर इस देश के प्रधानमंत्री बने होते
या राष्ट्राध्यक्ष बने होते तो आज देश विश्व शक्ति होता। नेताजी ने उस समय ही कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन आगे चलकर हमारे देश को और दुनिया को आर्थिक गुलाम बनाएंगे और आर्थिक शिकंजे में कसने का प्रयास करेंगे। यह वजह मुझे समझ में आती है कि देश आज़ाद होने के बाद में भी अंग्रेज़ों ने इस तरह से समझौता किया भारत सरकार से कि सुभाष चंद्र बोस जब भी यहाँ पे आएंगे उनको युद्धबंदी मानते हुए हमें सौंप देंगे। वह सुभाष चंद्र बोस से अंग्रेज़ और पश्चिमी देश इतना भयभीत होते थे कि वो जानते थे अगर ये आ गए और इस देश के राष्ट्राध्यक्ष बन गए तो यह देश एक विश्व शक्ति बन जाएगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमारे सारे कुचक्र समाप्त हो जाएंगे। दूसरे वह व्यक्ति थे मेरी निगाह में सरदार पटेल। अगर ये प्रधानमंत्री बन गए होते तो भी इनको सामरिक स्थितियों का बहुत अच्छा महत्व था। तिब्बत चीन की घटना होने से पहले ही इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को बार बार अवगत कराया था कि इस घटना पर उन्हें गफलत में नहीं पड़ना चाहिए और चीन से सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने उस पर कान नहीं धरा और हम देख रहे हैं क्या स्थिति हुई चीन को लेकर और हम कैसे पेशों पेश में आज तक फंसे हुए हैं। तीसरे व्यक्ति थे ये लाल बहादुर शास्त्री जी। हम उन दोनों को परिस्थितिवश चलिए नहीं हुआ मान लेते हैं, लेकिन अगर ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो बन भी गए थे और बहुत ही अच्छा कार्यकाल इन्होंने चलाया था, अगर ये रह जाते एक दो बार प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर पाते तो भारत आज शायद हम भारत का कुछ अलग ही रंग देखते। भारत एक विश्व शक्ति होती है, अमेरिका रूस और ये सब देश भारत के आगे घुटने टेकते, ये चीन हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा होता। लेकिन क्या कह सकते हैं, सभी भारतीयों को यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। लाजवाब पुस्तक है। हिंदी या अंग्रेजी में जो पुस्तक प्रेमी हो, पढ़ने के शौकीन हो, उनके लिए मैं लिंक दे रहा हूं। जो ना पढ़ सकते हैं उनको वे द ताशकंद फाइल्स पिक्चर को G5 पर जाकर देख सकते हैं। इसका भी लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। यह पुस्तक पढ़ने के बाद या इस पुस्तक पर आधारित फिल्म द ताशकंद फाइल्स को देखने के बाद आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। इतनी अद्भुत और इतने अच्छे ढंग से लिखी गई है यह पुस्तक। ऐसे ऐसे जानकारियाँ और सब डॉक्यूमेंटल हैं और आप इनको आसानी से क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं। ऐसे ऐसे दी गई हैं कि जिनका कोई जवाब नहीं और इतने अच्छे ढंग से लिखा है। ये थोड़ी सीरियस रीडिंग मांगती है। आप इसको कम से कम हफ्ते या 15 दिन में धीरे धीरे पढ़कर समाप्त करें और मज़ा आ जाएगा। आप जो जानेंगे वह हतप्रभ करने वाला होगा कि कैसे कैसे राजनीतिक गलियारों में सत्ता के लिए कैसे कैसे षड्यंत्र होते हैं। यह पुस्तक सीधे तौर पर लाल बहादुर शास्त्री की हत्या का दोषी किसी को नहीं ठहराती है, बल्कि उन परिस्थितियों का और उपलब्ध साक्ष्यों, साधनों, उपलब्ध लोगों के कथनों और डॉक्यूमेंट्स का ऐसा विश्लेषण करती है कि अगर आप अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का विश्लेषण करने में समर्थ हैं तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। लाल बहादुर शास्त्री की उस असामयिक रहस्यमय मृत्यु से किसको लाभ हुआ है और उसके बाद होने वाली घटनाओं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ होगा। ना ही इस पुस्तक में और ना ही द ताशकंद फाइल्स पिक्चर में किसी को इस के लिए दोषी ठहराया गया है। लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या का दोषी सीधे तौर पर किसी को नहीं बताया गया है, लेकिन आप इस पुस्तक को पढ़कर या उस फिल्म को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं थोड़े से अपने विश्लेषण के बाद कि इसमें किसका हाथ होगा। और यह लाजवाब पुस्तक है। सभी भारतीयों को जो भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात की घटित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हमारे आज की समस्याओं के मूल में जाना चाहते हैं या हमारे देश की आधुनिक समस्याओं को, हमारे देश की समस्याएं लगभग 70 साल से जस की तस बनी ही हुई हैं, एक भी सॉल्व कहाँ हो रही हैं। जो सॉल्व करना चाहे उसके राह में इतने रोड़े आते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। तो हल तो ज़्यादातर हुई नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ये समस्याएँ किन परिस्थितियों में पैदा हुई हैं और उनका मूल कहाँ पे छुपा हुआ है, तो इस पुस्तक में भी उसकी कुछ झलक आपको देखने को मिल सकती है। अवश्य ही पढ़ने लायक पुस्तक है। हर भारतीय को यह पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए।